दोस्तों आइए एक तस्वीर से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल ऑफ बीजिंग, जिसे हम आइस रिबन भी कहते हैं। और वहां एक बहुत ही जबरदस्त चीज हो रही है। ये वही स्टेडियम है जहां 2022 में विंटर ओलंपिक्स के लिए बनाया गया था और इस हफ्ते वहां पर हो रहा है वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स। और सिर्फ रोबोट गेम्स नहीं हो रहे, इसका स्केल इतना मैसिव है। और वहां पर एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें रोबोट ने एक्चुअली उसेन बोल्ट जो सबसे फास्ट रनर है उनको भी पछाड़ दिया है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसे हम रोबोट्स का ओलंपिक्स कहते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहते हैं। और इसका स्केल देखिए, 666 टीम्स हैं, 2056 ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, 16 कंट्रीज हैं और 51 इवेंट्स हैं। इसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान और ऑब्वियसली चाइना जैसी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन इस हफ्ते पूरे दुनिया में एक चीज वायरल हुई और वो ये था कि 2 रोबोट्स ने 100 मीटर रेस में उसेन बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कंप्लीट कर दिया और उससे भी तोड़ दिया। उसेन बोल्ट का 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 9.58 सेकंड्स, रोबोट का टाइम था 9.32 सेकंड्स। और 400 मीटर की रेस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोबोट ने 400 मीटर रेस 38.15 सेकंड में कंप्लीट कर दी, जबकि ह्यूमंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो बेस्ट है वो है 43.03 सेकंड्स। अब इस प्रोग्रेस की स्पीड समझिए कि पिछले साल यानी 2025 में जब इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था तो विनिंग रोबोट का 100 मीटर का टाइम था 21.50 सेकंड्स, यानी कि ह्यूमन एथलीट से काफी पीछे था। लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर ये टाइम ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। और ये रोबोट सिर्फ रेस नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं, वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं और फैक्ट्री में असेंबली भी कर रहे हैं। और ये सब बिना किसी ह्यूमन के कंटिन्यूसली कंट्रोल किए बिना, इंक्रीजिंगली ऑटोनमस सिस्टम्स के थ्रू। और इस पूरे स्पेक्टिकल के पीछे जो कंपनी सबसे प्रोमिनेंटली दिखाई देती है उसका नाम है यूनिट्री। 2025 के गेम्स में यूनिट्री ने 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और इसी हफ्ते कंपनी ने शंघाई के स्टॉक मार्केट में अपनी एंट्री की। वैल्यूएशन है उसकी करीब $51 बिलियन। सोचिए, एक रोबोट बनाने वाली कंपनी जिसकी वैल्यूएशन दुनिया की पूरी कंट्रीज की एनुअल जीडीपी से भी ज्यादा है। अब पिक्चर को थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि इस हफ्ते एक दूसरी न्यूज भी आई। ये न्यूज रोबोट के ओलंपिक्स जितनी ग्लैमरस नहीं थी, शायद सोशल मीडिया पर उतनी वायरल भी ना हुई हो, लेकिन इंडिया के लिए शायद उतनी ही इंपॉर्टेंट थी। नाम है अनागा राजेश, उम्र है 24 साल। ये बैंगलोर के एक एंटरप्रेन्योर हैं। 2024 में उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था जिसका नाम है बायो कंप्यूट। और ये कंपनी जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है वो पहली बार सुनने पर साइंस फिक्शन जैसी लगती है। डीएनए में डिजिटल डेटा स्टोर कर रही है ये। और जून 2026 में अनागा ने अनाउंस किया कि वो अपनी कंपनी को बेंगलुरु से शिफ्ट करके सैन फ्रांसिस्को लेकर जा रहे हैं। और अब इन दोनों स्टोरीज को साथ रखिए, एक तरफ चाइना ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है और दूसरी तरफ इंडिया की एक यंग डीप टेक फाउंडर अपना एम्बिशियस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट लेकर इंडिया से बाहर जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस है या फिर ये एक प्रॉब्लम के 2 अलग अलग सिम्टम्स हैं। चलिए पहले अनागा की स्टोरी को प्रॉपर्ली समझते हैं, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रही है वो जेन्युइनली फैसिनेटिंग है। सोचिए कि हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर डीएनए होता है और डीएनए बिलियंस ऑफ ईयर्स से बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर करता है। आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपकी हाइट से रिलेटेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी बॉडी का बेसिक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट क्या होगा, ये इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डीएनए के एक माइक्रोस्कोपिक स्पेस में स्टोर्ड रहता है। अब अनागा का बेसिक आइडिया बहुत सिंपल था। अगर नेचर डीएनए के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है तो हम डीएनए के अंदर अपना डिजिटल डेटा क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं? क्यों नहीं हम उसके अंदर फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, डिजिटल आर्काइव्स सब कुछ क्यों स्टोर नहीं कर सकते हैं? और डीएनए की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है उसको समझने के लिए एक नंबर देखिए। साइंटिफिक एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 ग्राम डीएनए थियोरेटिकली अराउंड 215 पीटाबाइट से लेकर 455 एक्साबाइट्स तक डेटा स्टोर करता है। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि प्रैक्टिकली इमेजिन कर पाना मुश्किल है, तो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 215 पीटाबाइट्स का मतलब है रफली 1 करोड़ आवर्स का हाई डेफिनेशन वीडियोस को स्टोर कर लेगा। और अगर 4K क्वालिटी की बात करें तो थियोरेटिकली सिर्फ 1 ग्राम डीएनए के अंदर दुनिया की बहुत बड़ी क्वांटिटी में मूवीज और डिजिटल कंटेंट स्टोर किया जा सकता है। एक और कंपैरिजन देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया था कि दुनिया का टोटल डिजिटल डेटा जो 2025 तक अराउंड 175 जेटाबाइट्स पहुंचने का एस्टिमेट था, थियोरेटिकली सिर्फ 81 किलोग्राम डीएनए में स्टोर किया जा सकता है। सोचिए, पूरी दुनिया का डिजिटल डेटा और स्टोरेज मीडियम का वेट एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के वेट से भी कम होगा। और डीएनए स्टोरेज के 2 मेजर एडवांटेजेस भी हैं। पहला, स्पेस। आज के डेटा सेंटर्स एनॉर्मस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है उनको, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे, कूलिंग सिस्टम की जरूरत होगी, सर्वर्स बनाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होगी। और पूरा डेटा सेंटर कई बार इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जितने बड़े हो जाते हैं और उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ही हाई स्केल पर होती है। डीएनए में थियोरेटिकली वही इंफॉर्मेशन माइक्रोस्कोपिक स्पेस में स्टोर हो जाती है। और इसका एक और एडवांटेज भी है, वो है लॉन्जिटिविटी। नॉर्मल हार्ड डिस्क कुछ सालों में डिग्रेड हो जाती है,
लेकिन प्रॉपरली प्रिजर्व डीएनए हजारों साल तक रीडेबल रह सकता है और इसका एविडेंस हमारे सामने ऑलरेडी है। साइंटिस्ट आज भी हजारों साल पुराने ह्यूमन बोन्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में अनागा का आइडिया सिर्फ कोई फ्यूचरिस्टिक ड्रीम नहीं था, उसके पीछे एक्चुअल साइंस थी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने सिर्फ आइडिया प्रपोज नहीं किया, उसने उस आइडिया पर काम भी किया। सिर्फ 2 सालों में उसकी टीम ने एक लैब एस्टेब्लिश की, हजारों एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और फाइनली एक एंड टू एंड प्रोटोटाइप डेवलप किया। यानी कि ऐसा वर्किंग सिस्टम जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को डीएनए में राइट भी कर सके और फिर उस इंफॉर्मेशन को डीएनए से रीड करके वापस रिट्रीव भी कर सके। और परहैप्स सबसे इंप्रेसिव अचीवमेंट था कॉस्ट रिडक्शन। डीएनए में डेटा स्टोरेज करने का जो कॉस्ट है वो अराउंड 3.5 लाख पर मेगाबाइट था और उससे उसकी टीम ने रिड्यूस करके नीचे कर दिया, 100 रुपए पर मेगाबाइट तक ला दिया, यानी कि रफली 3500 टाइम्स चीपर। और ये सब काम कहाँ हुआ? ये काम हुआ इंडिया में, बेंगलुरु में, हमारे अपने देश में। तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि अनागा को इंडिया क्यों छोड़ना पड़ा? और यहां अनागा ने खुद जो एक्सप्लेन किया वो काफी डायरेक्ट था। उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है। इंडिया के पास टैलेंट है, इंडिया के पास साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और आइडियाज भी हैं। प्रॉब्लम है इकोसिस्टम की। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस एक्सप्लेन किया कि अमेरिका में जब इन्वेस्टर या इकोसिस्टम के लोग उसका आइडिया सुनते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर 10 ईयर विजन, कि तुम इस टेक्नोलॉजी को अगले 10 साल में कहां ले जाना चाहते हो। लेकिन इंडिया में क्वेश्चन सबसे पहले यह होता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू कितना आएगा। और यहीं पे एक डीप टेक की फंडामेंटल प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। डीप टेक का नेचर ही डिफरेंट होता है। ये फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, ये ना ई कॉमर्स है, और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां रिसर्च में कई साल लग सकते हैं। यानी कि इसमें इनॉर्मस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हो सकते हैं ऐसे में, और कई सालों तक कोई गारंटी नहीं होती कि टेक्नोलॉजी कमर्शियली सक्सेसफुल होगी भी या नहीं होगी। अनागा ने एक जगह एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया था कि उसने कहा था कि वो बहुत से ऐसे इंडियंस को जानती है जो करंटली अमेरिका में हैं और जिन्हें वो हायर करना चाहेगी। उनमें से कई लोग इंडिया वापस आना चाहते हैं। वो नेसेसरली अपने बच्चों को परमानेंटली अमेरिका में रेज नहीं करना चाहते हैं, वो घर लौटना चाहते हैं। इसलिए उसके अकॉर्डिंग दिस इज नॉट अ टैलेंट प्रॉब्लम, दिस इज एक्चुअली अ मनी प्रॉब्लम। यानी कि पीपल या लोग रिटर्न करना चाहते हैं, टैलेंट अवेलेबल है, लेकिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म फंडिंग नहीं मिलती जिसके थ्रू वो वहां एम्बिशियस रिसर्च कर सकें। और अनागा कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लार्जर ओल्डर पैटर्न है प्रॉब्लम का। उस पैटर्न का नंबर देखते हैं। इंडिया अपनी जीडीपी का रफली 0.6 to 0.9% R&D पर स्पेंड करता है, और चाइना को देखें वो करीब 2.58%, यूएस 3.45%, साउथ कोरिया 4.94%। यानी कि जीडीपी के प्रोपोर्शन में देखें तो चाइना इंडिया कंपैरिजन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर रफली 3 से 4 गुना स्पेंड करता है। लेकिन सिर्फ टोटल स्पेंडिंग का डिफरेंस नहीं है, एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पैसा आता कहां से। इंडिया में हिस्टोरिकली R&D फंडिंग का मेजर बर्डन गवर्नमेंट ने कैरी किया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में अराउंड 68% R&D फंडिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आती है। चाइना में ये फिगर आता है अराउंड 75%। यानी कंपनीज और प्राइवेट इन्वेस्टर्स खुद हाई रिस्क रिसर्च पर मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में ये कंट्रीब्यूशन रफली मात्र 37 से 52% के बीच में आकर रह गया। और इसका प्रैक्टिकल मीनिंग वही है जो अनागा एक्सप्लेन कर रही थी कि इंडिया में ऐसे पूल ऑफ कैपिटल्स कंपैरेटिवली लिमिटेड हैं जो किसी कंप्लीटली न्यू, हाईली रिस्की और लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी पर बेट लगा सकें। और अब आते हैं परहैप्स सबसे डिस्टर्बिंग नंबर पर, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 30 लाख से ज्यादा इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स करंटली फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं। सिर्फ 2015 से 2022 के बीच हमने 13 लाख इंडियंस जो है हमारे कंट्री को छोड़कर माइग्रेट कर गए। 2022 में अकेले 2,25,000 लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ा है, और उस समय तक ये रिकॉर्ड नंबर था। लेकिन इसका लॉस सिर्फ लोगों की काउंटिंग में नहीं होता, इसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। इंडिया का आईटी सेक्टर जो कि जीडीपी का रफली 7.5% कंट्रीब्यूट करता है, उसके एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि अगर हाई क्वालिटी टैलेंट का ये आउटफ्लो नहीं होता तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री पोटेंशियली हर साल 15 से 20 बिलियन डॉलर्स एडिशनली जनरेट कर रही होती। अब वापस चाइना की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग टर्म मनी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रैक्टिकली क्रिएट क्या कर सकती हैं। चाइना ने 2008 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसका नाम था 1000 टैलेंट्स प्लान। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि ओवरसीज चाइनीज साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को चाइना वापस अट्रैक्ट करना, और उन्हें रिटर्न करने के लिए सिर्फ पेट्रियोटिक अपील नहीं की गई, उन्हें एक्चुअल इंसेंटिव्स दिए गए, रिसर्च की फ्रीडम दी गई, इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज प्रोवाइड की गई, कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिली और लीडरशिप पोजीशंस और साथ साथ रिसोर्सेज। यानी कि मैसेज सिंपल था, वापस चाइना आइए और जो रिसर्च तुम बाहर कर रहे हो वो यहां पर आकर करिए। और उस थिंकिंग का एक रिजल्ट आज बीजिंग के उस स्टेडियम में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि यूनिट्री जैसी कंपनी जो आज टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन तक पहुंच चुकी है,
ओवरनाइट उसने ये बात क्रिएट नहीं की है, उसके पीछे ईयर्स ऑफ रिसर्च है, ईयर्स ऑफ कैपिटल है, ईयर्स ऑफ फेलियर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ पेशेंट फंडिंग है। और वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में सिर्फ एक यूनिटरी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वहां 666 टीम्स और भी हैं। इसका मतलब है इकोसिस्टम में हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरीज और रिसर्च टीम्स ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं, और उनके पास में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रिसोर्सेज हैं। लेकिन ये रोबोट सिर्फ स्टेडियम में मेडल जीतने के लिए नहीं बन रहे हैं, ये खाना बना रहे हैं, फैक्ट्री में असेंबली कर रहे हैं चीज़ों की, रेस्टोरेंट्स में सर्व कर रहे हैं, इमरजेंसी रिस्पांस वाले टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि चाइना इवेंचुअली इन रोबोट्स को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सर्विसेज में इंटीग्रेट करने की प्रिपरेशन कर रहा है। और इस पूरे स्पेक्टिकल के पीछे एक डीपर फिलॉसफी दिखाई देती है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए नहीं है, टेक्नोलॉजी एक्चुअली नेशनल कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए है। अब ऐसे में इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया रिसर्च की इनिशियल स्टेजेस में एक्चुअली काफी स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉब्लम रिसर्च से प्रोडक्ट तक जाने में आ जाती है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को मेजर करने का एक फ्रेमवर्क होता है, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल या TRL। इसमें टेक्नोलॉजी का ब्रॉडली 1 से 9 तक स्टेजेस में मेजर किया जाता है। इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे 2026 ने भी एक्नॉलेज किया कि हम TRL 1 से 3 यानी कि आइडिया जनरेशन, बेसिक रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्टिंग में कंपैरेटिवली हम स्ट्रांग हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं चाहिए, उसे TRL 7 से 9 तक जाना होता है। यानी कि टेक्नोलॉजी को प्रोटोटाइप से कमर्शियली डिप्लॉयबल प्रोडक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वो स्टेज है जहां इंडिया कंपैरेटिवली कमजोर पड़ जाता है। सिंपल शब्दों में देखें तो हम आइडिया बना लेते हैं, रिसर्च भी कर लेते हैं, प्रोटोटाइप भी बना लेते हैं, लेकिन उस आइडिया की फैक्ट्री, सप्लाई चेन और फाइनल मार्केट कई बार किसी और कंट्री में डेवलप होता है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। और अनागा की जो स्टोरी है इसी प्रॉब्लम का ऑलमोस्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाती है। आइडिया इंडिया में डेवलप हुआ, प्रोटोटाइप इंडिया में डेवलप हुआ बैंगलोर में, रिसर्च इंडिया में हुई, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट अब सैन फ्रांसिस्को में जाकर डेवलप होगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्नॉलेज करना जरूरी है, वरना कंपैरिजन वन साइडेड हो जाएगा। चाइना का मॉडल भी कंप्लीटली प्रॉब्लम फ्री नहीं है। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की रिपोर्टिंग में यह भी मेंशन हुआ है कि अगस्त 2026 में US फेडरल कमीशन ने यूनिटरी के न्यू रोबोट्स को अपनी कवर्ड लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि उन प्रोडक्ट्स के अमेरिकन मार्केट में सेल और उस पर रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। पेंटागन ने भी यूनिटरी की पॉसिबल मिलिट्री लिंक्स को लेकर कंसर्न रेज किए हैं। यानी चाइना के टेक्नोलॉजिकल राइज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंप्लीटली ओपन आर्म्स के साथ में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअली सभी कंट्रीज इसे जियोपॉलिटिकल सस्पिशन के साथ देख रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के साथ देख रहे हैं। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं और टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स लगा सकते हैं, लेकिन इससे चाइना की डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी डिसअपीयर नहीं हो जाएगी। चाइना अपने रोबोट्स खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है, अपनी फैक्ट्रीज में डिप्लॉय कर सकता है, अपने लॉजिस्टिक्स में उसे यूज कर सकता है और अपने डोमेस्टिक मार्केट को वो क्रिएट कर सकता है, चाहे अमेरिकन रोबोट्स को परचेज करे या ना करे। तो अब ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं, क्या इंडिया कभी चाइना को कैच कर सकता है इस रेस के अंदर? इसका आंसर एक्चुअली सिंपल नहीं है कि नहीं, कभी नहीं। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के पास कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी हैं। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का R&D कंट्रीब्यूशन 2023-24 में पहली बार गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन से ज्यादा था। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था अराउंड 51.8% और गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट थे अराउंड 48.2%। यानी कि अब जो इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन है वो गवर्नमेंट से शिफ्ट करके प्राइवेट सेक्टर पर आ रही है। प्राइवेट कैपिटल रिसर्च में एंटर जरूर कर रहा है, बस स्पीड अभी थोड़ी स्लो है। और खुद अनागा ने भी एक्नॉलेज किया था कि इंडिया डीप टेक की डायरेक्शन में स्टेप्स ले रहा है और इकोसिस्टम में सपोर्ट ग्रेजुअली इंक्रीज भी हो रहा है। कुछ स्टेट्स अपने लेवल पर एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु ने अपना तमिल टैलेंट्स प्लान स्टार्ट किया है। ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली वही है कि फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अट्रैक्टिव सैलरीज, रिलोकेशन सपोर्ट और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देकर वापस इंडिया बुलाया जाए। तो ये स्टोरी सिर्फ फेलियर की नहीं है, लेकिन अभी सक्सेस की भी स्टोरी ये नहीं है। अब पूरी पिक्चर को एक साथ रखिए। इस हफ्ते एक ही दुनिया में दो कंप्लीट डिफरेंट इमेजेस सामने आई। एक तरफ बीजिंग के स्टेडियम में ह्यूमनॉइड रोबोट्स उसेन बोल्ट के रिकॉर्ड को पार करते हुए नजर आए। वो डिकेड्स से की गई रिसर्च, इन्वेस्टमेंट और पेशेंस का विजिबल रिजल्ट था। और दूसरी तरफ बेंगलुरु की एक 24 साल की एंटरप्रेन्योर जो DNA में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वांटिटीज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही थी, अपनी कंपनी को सैन फ्रांसिस्को लेकर चली गई, क्योंकि उसे ऐसा इकोसिस्टम चाहिए था जो उसे ये ना पूछे कि नेक्स्ट क्वार्टर में कितना रेवेन्यू आएगा, बल्कि ये पूछे कि 10 साल या 10 years फ्रॉम नाउ व्हाट दिस टेक्नोलॉजी कैन बिकम। और शायद ये दोनों स्टोरीज कोइंसिडेंस नहीं है कि एक ही लार्जर प्रॉब्लम को डिफरेंट सिम्टम्स हैं। चाइना ने डेकेड्स पहले डिसाइड किया था कि टेक्नोलॉजी के लिए पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, चाहे रिजल्ट इमीडिएटली ना आए। चाइनीज 5 years या चाहे 5 साल लगे या 10 साल लगे। इंडिया में इन्वेस्टमेंट थिंकिंग कई बार उस जगह कंफर्टेबल रहती है जहां रिजल्ट कंपेरेटिवली क्विकली विजिबल हो। और जब तक ये थिंकिंग फंडामेंटली चेंज नहीं होती है, तब तक अनागा जैसे फाउंडर्स के सामने एक फेमिलियर पाथ रहेगा,
एक सिमिलर पाथ रहेगा। आइडिया इंडिया में डेवलप करो, उस आइडिया को स्केल करने के लिए दूसरे इकोसिस्टम में चले जाओ। और जब भी ऐसा होता है, इंडिया सिर्फ एक फाउंडर को नहीं खोता है, सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं खोता है, इंडिया उस कंपनी का फ्यूचर इकोसिस्टम भी लूज कर लेता है। उस कंपनी से क्रिएट होने वाली जॉब्स, फ्यूचर इंजीनियर्स, पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी, सप्लायर्स, स्पिन ऑफ स्टार्टअप्स और इवेंचुअली वो ग्लोबल रेपुटेशन जो एक सक्सेसफुल मेड इन इंडिया डीप टेक कंपनी को क्रिएट कर सकती थी। क्योंकि रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या इंडिया के पास में अनागा जैसे दिमाग वाले लोग हैं। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत दिमाग वाले लोग हैं और अनागा की स्टोरी खुद इसका एविडेंस है। रियल सवाल ये है कि क्या हम उन दिमाग वाले लोगों को इंडिया में रहने के लिए सफिशिएंट रीजंस दे पाएंगे? क्या हम उन्हें कैपिटल प्रोवाइड कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएंगे, रिसर्च की फ्रीडम दे पाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हम उन्हें टाइम दे पाएंगे? या फिर कुछ सालों में हम बस ये देखते रहेंगे कि इंडिया में पैदा हुआ कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडिया, किसी और कंट्री के इकोसिस्टम में ग्रो हुआ, किसी और में कंट्री में जाके उसने जॉब्स क्रिएट की और इवेंचुअली किसी और कंट्री के झंडे के अंदर दुनिया को सरप्राइज करेगा। शायद इंडिया और चाइना के टेक्नोलॉजिकल गैप की रियल स्टोरी सिर्फ इंटेलिजेंस की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली पेशेंस, कैपिटल और इकोसिस्टम की स्टोरी है। टैलेंट हमारे पास भी है, आइडियाज हमारे पास भी है। सवाल बस इतना है कि क्या हमारे पास उन आइडियाज को मैच्योर होने का इंतजार करने की कैपेसिटी है। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी एट स्टडी IQ IAS। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इन हैंडल्स के थ्रू, एंथ्रोलॉजिकली ऑन टेलीग्राम एंड एंथ्रोलॉजिकल ऑन इंस्टाग्राम। ये वीडियो आपको कैसी लगी? स्टडी IQ एक्सप्लेन्स में हम ऐसी तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आई कीप डूइंग दी स्टडी IQ एक्सप्लेन्स। ये सीरीज आपको कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।